हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग की पॉलिटी की क्लासेस चल रही थी। पिछले लेक्चर में हम लोग ने आर्टिकल 14 को देखा था, तो आज हम लोग आर्टिकल 15 से शुरुआत करेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पे हम लोग GS2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जीएस जितना भी IAS व PCS का GS2 का सिलेबस होगा, पॉलिटी व IR का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और जिनका भी ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस सिलेबस होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, तो उसे भी हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे यूट्यूब से। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और इस चैनल को, अगर इस चैनल के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 15। इससे पहले हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। तो आर्टिकल 14 हम लोग ने पिछले लेक्चर से स्टार्ट किया था। तो समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं? 14, 15, 16, 17 और 18। 14 से 18 तक समानता, जो मौलिक अधिकार हैं वे समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो 12 को भी हम लोग ने कंप्लीट किया था। 12 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया था। तो उसके बाद हम लोग ने आर्टिकल 13 को कंप्लीट किया था। और उसके बाद हम लोग ने आर्टिकल 14 को भी देख लिया था। 14 में दो सब क्लॉज होते हैं, 14(1) व 14(2). तो एक बार वो भी रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 14 में दो सब क्लॉज होते हैं, आर्टिकल 14(1), 14(2). इसमें कौन सा विचार है? विधि के समक्ष समता का विचार इसमें दिया गया है। और इसमें कौन सा विचार है? 14(2) में विधियों का समान संरक्षण का विचार आर्टिकल 14(2) में दिया गया। तो ये हम लोग ने देखा था कि 14(1) क्या होता है, 14(2) आर्टिकल क्या होता है। तो ये हम लोग ने विस्तार से देख लिया था। आज हम लोग आर्टिकल 15 में डिस्कस करेंगे कि 15 में कौन कौन से प्रावधान है, कौन कौन से सब क्लॉज हैं। तो उसे देख लेते हैं हम लोग। यदि आप जो गाइस नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, यदि आप लोग कोई हमारा चैनल, जो हम लोग के चैनल में जो कंटेंट दिया जा रहा है, यदि आपको अच्छा लगे तो इस चैनल से जुड़िए। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि आप लोग कोई इस चैनल में जो भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, अगर वो आपको अच्छे लगे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 15 में कौन कौन से प्रावधान किए गए। तो आर्टिकल 15 में सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया गया था कि जो समाज में विभिन्न क्षेत्र हैं, वहाँ पे धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पे जो भी भेदभाव होते हैं उसको कैसे समाज से समाप्त किया जाए। तो इससे संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में किए गए? आर्टिकल 15 में सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया गया कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। इससे संबंधित प्रावधान आर्टिकल 15 में किए गए हैं। तो आर्टिकल 15 में सामाजिक समानता लाने का प्रयास, सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया गया है। जो समाज में धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर जो भी भेदभाव होते हैं उसको कैसे दूर किया जाए, तो उससे संबंधित प्रावधान आर्टिकल 15 में दिए गए हैं। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको कैसे दूर किया जाए, इससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख आर्टिकल 15 में किया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 15 में कौन कौन से सब क्लॉज हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। आर्टिकल 15 में सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया गया है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो धर्म हो गए, वंश हो गए, जाति हो गए, लिंग हो गए, जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव को कैसे समाप्त किया जाए, इससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख आर्टिकल 15 में किया गया है। तो इसे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, आर्टिकल 15। तो हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 15 में कौन कौन से सब क्लॉज हैं। आर्टिकल 15, तो आर्टिकल 15(1) सब क्लॉज क्या कहता है कि राज्य केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अपने नागरिकों के बीच विभेद नहीं करेगा। तो राज्य केवल 5 आधारों पर विभेद नहीं करेगा: धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पे अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। तो राज्य
धर्म, वंश, जाति केवल कर दिए। इन 5 आधारों पे, ये केवल बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य, धर्म, केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे अपने नागरिकों के बीच विभेद नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। और ये आर्टिकल 15 होगा, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशी नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। कौन कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये सभी अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। और सभी अधिकार जितने भी हैं वे, चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे वो विदेश का नागरिक हो, वो वह सभी अधिकार जो 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा जितने भी मौलिक अधिकार हैं वे सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो भारत का व्यक्ति हो, चाहे वो विदेशी व्यक्ति हो। लेकिन जो 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसमें आर्टिकल 15 फर्स्ट सब क्लॉज में क्या बोला गया कि राज्य केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे अपने नागरिकों के बीच विभेद नहीं करेगा। तो इन 5 आधारों पे राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन कुछ जैसे शारीरिक मापदंड हो गया और शैक्षणिक योग्यता के आधार पे राज्य भेदभाव कर सकता है। किन आधारों पे राज्य भेदभाव कर सकता है? इन 5 आधारों पे तो बिल्कुल भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन 2 आधार और हैं, शैक्षणिक योग्यता व शारीरिक मापदंड के आधार पे, शारीरिक मापदंडों के आधार पे राज्य भेदभाव कर सकता है। तो शैक्षणिक योग्यता का क्या मतलब हुआ? जैसे किसी को आईएएस बनना है तो पहले उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर उसको यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी, तब जाके एक आप आईएएस बन सकते हो। उसी प्रकार से आपको सेना में जाना है तो आपको शारीरिक मापदंडों को पूरा करना होगा। तो इन आधारों पे राज्य भेदभाव कर सकता है। तो कौन से हो गए? शैक्षणिक योग्यता हो गई व शारीरिक मापदंडों के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है। केवल 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन से वो 5 आधार हो गए? राज्य केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य अपने नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और राज्य का मतलब क्या हो गया कि राज्य में कौन कौन आता है? संसद आती है, हम लोग ने आर्टिकल 12 में देखा भी था। राज्यों की विधानसभाएं आती हैं, राज्यों की विधानसभाएं, और स्थानीय सरकारें आती हैं, तो ये सब हम लोग ने आर्टिकल 12 में देखा था कि राज्यों को किस तरह से संविधान में परिभाषित किया गया। तो राज्यों में संसद आता है, संसद आती है, विधानसभाएं आती हैं, संघ सरकारें आती हैं, राज्य सरकारें आती हैं, स्थानीय सरकारें आती हैं, ये सभी राज्य के अंतर्गत आती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य को परिभाषित किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जितने भी राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं ये सभी राज्य के अंतर्गत आती हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे एसएसपी हो, ये सभी राज्य के अंतर्गत आती हैं। और इसके अलावा कौन बोला था कि जितनी भी सभी संस्थाएं राज्य की वित्त से संचालित होती हैं, वे सभी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोगों ने आर्टिकल जो 12 में राज्य को बहुत अच्छे ढंग से देखा था कि राज्य में कौन कौन संस्थाएं आती हैं। आप लोग भी देख सकते हैं पिछले लेक्चर्स में जाके। तो ये हो गया आर्टिकल 15 1 सब क्लॉज। इन आधारों पे राज्य भेदभाव कर सकता है, राज्य भेदभाव कर सकता है और इन आधारों पे भेदभाव नहीं करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 15 2 सब क्लॉज। फिफ्टीन 2 सब क्लॉज में क्या बोला गया है कि राज्य या व्यक्ति, ये अधिकार राज्य या व्यक्ति दोनों के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त है। इसमें क्या बोला गया कि कोई राज्य हो या कोई व्यक्ति हो, केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अपने नागरिकों को निम्नलिखित स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं करेगा। तो कोई राज्य हो गया, राज्य या व्यक्ति केवल धर्म, इधर भी केवल है, इन 5 आधारों पे जो नागरिकों को निम्नलिखित स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जाएगा। वो कौन कौन से स्थान हो गए उसे देख लेते हैं। वो स्थान कौन से हो गए?
कि एक सार्वजनिक पार्क हो गया, सार्वजनिक पार्क जैसे हो गया, वहाँ पे सभी को जाने का अधिकार होगा। होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया और स्नानागार हो गए, इन सभी जो स्थान है इन पे ना तो कोई राज्य प्रतिबंध लगाएगा, ना तो कोई व्यक्ति प्रतिबंध लगाएगा। किन आधारों पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा? धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पे नागरिकों को इन स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जाएगा। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे निम्नलिखित स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं करेंगे। कौन से स्थान हो गए? वो स्नानागार हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? मनोरंजन घर हो गया, मनोरंजन घर हो गया। और तीसरा कौन सा हो गया? सार्वजनिक पार्क हो गया, सार्वजनिक पार्क हो गया। और कौन सा हो गया? सड़कें हो गई। इन सभी स्थानों पे ना तो कोई राज्य प्रतिबंध लगाएगा, ना तो कोई व्यक्ति प्रतिबंध लगाएगा। सभी को इन स्थानों पे जाने की अनुमति है। राज्य, धर्म, वंश, राज्य या व्यक्ति धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे इन स्थानों पे प्रवेश करने से वंचित नहीं करेगा। राज्य हो गया या कोई भी व्यक्ति हो गया। जबकि 15(1) में क्या था? राज्य था, केवल राज्य था। यहाँ पे क्या है? राज्य या व्यक्ति के विरुद्ध ये अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है। स्नानागार हो गए, मनोरंजन पार्क हो गए, मनोरंजन घर हो गए, सार्वजनिक पार्क हो गई, सड़कें हो गई। तो इन सभी स्थानों पे राज्य या व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जाने से रोकेगा नहीं। ये हमें अधिकार संविधान से मिला हुआ है। तो ये हो गया आर्टिकल 15 या 15(2) सब क्लॉज। ये अधिकार हमें राज्य या व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है, दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। जबकि आर्टिकल 15(1) सब क्लॉज, केवल 15(1) सब क्लॉज ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त था, राज्य के विरुद्ध प्राप्त था। और जो 15(2) सब क्लॉज है ये राज्य व व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है हमें। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। 15(2) सब क्लॉज हो गया। अब हम लोग देखते हैं 15(3) सब क्लॉज क्या है। अब हम लोग देखते हैं 15(3) सब क्लॉज क्या है। सब क्लॉज क्या है कि जो राज्य हो गए वो महिलाओं व बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास करेगा। जो महिलाओं का शोषण होता है समाज में वो, तथा जो बच्चों का शोषण होता है उनको रोकने के लिए, उनके उत्थान के लिए राज्य विशेष प्रयास करेगा। राज्य किसके उत्थान के लिए? महिलाओं व बच्चों के उत्थान के लिए, इनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास करेगा, विशेष प्रयास करेगा। तो इसका मतलब क्या है? यदि कहीं पे भी महिला का शोषण होता है तो उसके लिए कानून बनाएगा। यदि कहीं पे बच्चों का शोषण होता है तो उनके संरक्षण का कार्य भी कौन करेगा? राज्य करेगा। इसके लिए इस आर्टिकल के तहत संसद ने बहुत सारे कानून भी बनाए, जैसे बाल संरक्षण अधिनियम 1976 बनाया गया और महिलाओं के यौन शोषण को रोकने के लिए भी कानून बनाया गया। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि राज्य महिलाओं व बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास करेगा। तो विशेष प्रयास में क्या होगा? महिलाओं का यौन शोषण रोकेगा, यौन शोषण को रोकने के लिए कानून बनाएंगे। और बच्चों का यौन शोषण रोकेगा कि जो बच्चों का यौन शोषण होता है और जो बंधुआ मजदूरी होती है, बाल मजदूरी, बंधुआ नहीं बाल मजदूरी कर लीजिए, बाल मजदूरी, इन सबको रोकने के लिए राज्य प्रयास करेगा। तो राज्य का क्या कार्य हो गया 15(3) के तहत कि राज्य महिलाओं व बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास करेगा, अर्थात उनके लिए कुछ नियम बनाएगा, उनके लिए कुछ कानून बनाएगा। तो ये कार्य किसका हो गया? राज्य का हो गया। राज्य में कौन आता है? सरकारें आती हैं और जो राज्यों की विधानसभाएं वे सब राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो ये हो गया हम लोग का आर्टिकल 15(3) हो गया। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 15(4). तो 15(4) में क्या कहा गया कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए
सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों व अनुसूचित जाति व जनजाति के उत्थान के लिए विशेष प्रयास करेगा। जनजाति के उत्थान के लिए विशेष प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है कि राज्य जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं तो उनके लिए तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विशेष प्रयास करेगा। तो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग में क्या क्या आता है, जैसे और एक बात आपको और याद रखनी कि हमारे संविधान में पिछड़े वर्ग को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। तो पिछड़े वर्ग में बहुत सारे लोग आते हैं, उनमें से भी जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग होंगे उनके उत्थान के लिए व जो अनुसूचित जाति होगी व अनुसूचित जनजाति होगी उनके उत्थान के लिए राज्य विशेष प्रयास करेगा। तो ये हो गया पिछड़ा वर्ग हो गया। तो पिछड़े वर्ग में भी जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, तो पिछड़ा वर्ग हो गया। पिछड़े वर्ग में भी जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनके उत्थान के लिए राज्य प्रयास करेगा। और कौन कौन आगे, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए राज्य प्रयास करेगा। तो ये हो गया आर्टिकल 15 हो गया 15 इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 15 को कब जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन 1951 प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा आर्टिकल 15 को जोड़ा गया था। 15 प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये हो गया कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विशेष प्रयास करेगा। इसका उल्लेख आर्टिकल 15 में किया गया है और इसे कब जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा आर्टिकल 15 को जोड़ा गया है। तो अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 15(5). इससे डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं। ये हो गया पूरा पिछड़ा वर्ग। पिछड़े वर्ग में भी जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होगा, ये सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो गया, इसके उत्थान के लिए राज्य विशेष प्रयास करेगा। प्लस SC हो गया, प्लस ST हो गया, इनके उत्थान के लिए भी राज्य विशेष प्रयास करेगा। तो ये हो गया आर्टिकल 15(4). इसे जवाहरलाल नेहरू के समय जोड़ा गया था। जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तब इस आर्टिकल को जोड़ा गया था। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 15(5). तो आर्टिकल 15(5) पहले देख लेते हैं, इसे कब जोड़ा गया। आर्टिकल 15(5) को 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया था। 2005 में 93 संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया था। इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि सरकारी व निजी जितनी भी शैक्षणिक संस्थान है उसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कहाँ पे किया गया है, जो शैक्षणिक संस्थान हो गए वहाँ पे उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो शैक्षणिक संस्थानों में SC के लिए और ST वर्ग के लिए, जो SC वर्ग हो गया और ST वर्ग हो गया, और जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, तो इनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा 15(5) को जोड़ा गया था। तो ये आपको संविधान संशोधन भी याद रखना है कि 15(5) को कब जोड़ा गया था। 93 संविधान संशोधन के द्वारा 15(5) को जोड़ा गया था। और 15(4) को कब जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा आर्टिकल 15(4) को जोड़ा गया था। तो ये आपको संविधान संशोधन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको एग्जाम ये भी याद रखने हैं। और किसके लिए, SC के लिए
एसटी के लिए और जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस आर्टिकल के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 93 संविधान संशोधन, आर्टिकल 15(5) के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था? 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये हो गया 15(5) हो गया। अब हम लोग देखते हैं 15(6). 15(6) इसे 103 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो 15(5) को 93 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और 15(6) को 103 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि जो भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे, जो भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े जो भी सामान्य वर्ग है, जो जनरल वर्ग है, उसमें भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े, सभी को नहीं, जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, पिछड़े नागरिकों के लिए कहां पे? शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो 15(6) इसे कब जोड़ा गया? 103 संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 15(6) को जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि जो भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये हो गया हम लोग का आज का आर्टिकल 15 कंप्लीट हो गया। 15(1) हो गया, 15(2) हो गया, 15(3), 4, 5, 6 हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे जुड़े, इस चैनल को जुड़िए। अगर आपको इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गाइस, आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे हम लोग पूरा GS2 का सिलेबस कंप्लीट करेंगे और जितना भी पॉलिटिकल साइंस में ऑप्शनल हो गया उसका भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और आपको अगर वीडियोस अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस।